नमस्कार साथियों। आरपीएससी के साक्षात्कार की गाइड सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्तिगत प्रोफाइल को हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट हमें कवर करने चाहिए जिनसे हम इंटरव्यू में अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तिगत प्रोफाइल के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की। जहाँ से आपने एजुकेशन प्राप्त की है या जिस सब्जेक्ट से या जिस स्ट्रीम से आप पढ़े हो, उसके बारे में हमें कौन कौन सी बातें जाननी चाहिए। तो आपका जो स्कूल है या कॉलेज है, उसके बारे में हमें क्या क्या बातें जाननी चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, और उस यूनिवर्सिटी का जिसके अंतर्गत आपका कॉलेज आता है उसका ध्येय वाक्य क्या है, उसका लोगो किस प्रकार का है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्ट्री वाला है तो उसको भी हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अजमेर का मेयो कॉलेज है या महाराजा कॉलेज है। इन सब जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज हैं जिनका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है, तो उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, आपने जो स्ट्रीम चुना है यानी आर्ट्स आपने लिया था 10वीं क्लास के बाद में, या फिर साइंस या फिर कॉमर्स की तरफ आप गए थे, तो उन स्ट्रीम को लेने का उस समय आपका क्या विचार था, और वर्तमान समय में वो अब आप उस अपने फैसले को किस प्रकार से देखते हैं। उसकी प्रासंगिकता क्या अभी भी बनी हुई है, उसमें क्या क्या स्कोप थे, उस स्ट्रीम के कोर कंसेप्ट क्या थे, की आइडियाज़ क्या थे, उनके बारे में भी आपको एक ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। फिर आपने जिस स्ट्रीम में जो जो विषय चुने हैं उनके बारे में भी आपको थोरोली, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट हैं वो 3 साल या 5 साल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में पढ़े होंगे, तो उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे कुछ, या फिर उनकी कंसेप्ट होंगे कुछ जो आपकी स्ट्रीम की भी कोर कंसेप्ट हो सकती हैं, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं तो उनको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स वाले विद्यार्थियों को मुद्रास्फीति है, या फिर साइंस बायोलॉजी वालों को क्लासिफिकेशन वगैरह की चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें उनको आनी चाहिए। अगर उसमें वो अटकते हैं या इंटरव्यू में सही जवाब नहीं देते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि आपने उन सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा और आप एक गंभीर अभ्यर्थी नहीं हैं। फिर उसके बाद आपका जो ज़िला है जहाँ से आप आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपके ज़िले की प्रोफाइल है उससे आपके काफ़ी सवाल इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस हैं। सबसे पहले आपके ज़िले की क्या हिस्ट्री रही है, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई मेजर हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, वहाँ पर कोई युद्ध हुआ है या वहाँ पर किसी राजवंश का शासन रहा है, वो चीज़ें आप ध्यान में रखें। प्लस आपके ज़िले में कोई किले हैं, कोई महल हैं, या फिर कोई ऐतिहासिक स्मारक हैं, कोई मंदिर हैं, या फिर धार्मिक या इस प्रकार की कोई विचारधारा आपके ज़िले से प्रारंभ हुई है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपके ज़िले की ज्योग्राफी और इकोनॉमी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर कितनी वर्षा होती है, वहाँ पर कौन कौन सी फसलें या कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, फिर वहाँ पर जंगलों की क्या स्थिति है, नदियाँ कौन सी हैं, झील, मिट्टी, इस प्रकार की खूब सारी जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। प्लस ये नहीं है कि भी आपको केवल फैक्चुअल नॉलेज हो, इन चीज़ों से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है, जैसे कोई फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट वाला ज़िला है और उसमें इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, जैसे जिसमें जंगल के जो उत्पाद हैं या फिर वाइल्ड लाइफ के क्राइम हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर सॉइल को लेकर के भी, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर ज़िलों में सेम की समस्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपकी ज्योग्राफी और आपके इकोनॉमी से जुड़े हैं और वो आपके ज़िले से ही संबंधित हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। फिर आपके ज़िले में सिंचाई के कोई प्रोजेक्ट हैं, या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के प्रोजेक्ट हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट की इस प्रकार की स्कीम है, या कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट है जो केवल आपके ज़िले में ही लगा है। जैसे कई बार स्कीम्स शुरू होती हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो अलवर ज़िले में कई स्कीम्स हैं जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई हैं, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपके ज़िले में जोग्राफिकली कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं, उन मिनरल्स को परिशोधन करने के लिए कोई स्मेल्टर लगाए क्या वहाँ पर, किसने लगाया, कौन सा पीएससी लगा रखा है, कौन से जो पीएससी है उसने उसको लगाया है, उसकी क्षमता कितनी है, इस तरह के प्रश्न हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आपके ज़िले में कोई इंडस्ट्रीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आपके ज़िले की एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, ये चीज़ें हैं वो आपको अपने जो इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आपके ज़िले के बारे में कवर करनी है। आपके ज़िले में कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, और उन स्कीम से रिलेटेड या आपके ज़िले की ज्योग्राफी या इकोनॉमी से रिलेटेड कौन कौन से रेलेवेंट इश्यूज़ हैं। अब कई स्कीम्स ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कुछ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, या फिर कुछ माडा या टाडा तरह की जो एजेंसियां हैं वो जो हैं वो कई ज़िलों में ही स्पेसिफिक चलते हैं। तो अगर आपके ज़िले या ब्लॉक में इस प्रकार की स्कीम चल रही है तो आपको उसको स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा।
फिर ज़िले की सोसाइटी और कल्चरल प्रोफाइल कैसी है आपकी, यानी उस ज़िले में लिंगानुपात कैसा है, महिलाओं की स्थिति कैसी है, महिलाएं अगर सशक्त हो रही हैं यहाँ पर, जैसे झुंझुनू या सीकर जैसे ज़िले हैं तो वहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, तो उसका वुमेन एम्पावरमेंट में कोई फ़र्क पड़ा है क्या। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो SHGs बनाए गए हैं उनकी स्थिति कैसी है आपके ज़िले में। फिर आपके ज़िले में मान लीजिए कोई बॉर्डर स्टेट है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसी देश या राज्य के साथ, तो वहाँ पर क्राइम का पैटर्न क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर अगर ज़िले में कोई विशेष प्रकार की परंपरा या कोई मिथक प्रचलित है तो उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। कोई सामाजिक कुरीति है वहाँ पर तो उसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा कि उसको हम किस प्रकार से इरेडिकेट कर सकते हैं। फिर आपके ज़िले का कोई खान पान के हिसाब से या फिर ईटिंग हैबिट के हिसाब से कोई चीज़ प्रचलन में है, कोई बहुत अच्छी मिठाई या इस प्रकार का कोई प्रसिद्ध चीज़ है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना और सीखना पड़ेगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल है वो पूछ लिए जाते हैं। फिर मिसलेनियस जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल है उसमें आप देखेंगे कि आपके ज़िले में किस प्रकार के डेवलपमेंटल इशू आ रहे हैं, कि विकास कार्य जो हैं उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं आपके ज़िले में। वो कहीं वो आपके ज़िले का आकार बड़ा है इसलिए तो नहीं आ रही, या फिर आपका ज़िला कहीं बॉर्डर्स जो डिस्ट्रिक्ट है इसलिए तो नहीं आ रही, या फिर आपके ज़िले में ऐसी क्लाइमेट है या ऐसा एनवायरनमेंट है या बहुत ही डेजर्ट है तो वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही, या फिर वहाँ पर कोई मिनरल्स नहीं निकलते। तो उस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको तैयार करनी पड़ेंगी। उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, यानी आपका ज़िला अगर बहुत आगे है तो आपके ज़िले में ऐसा क्या खास हुआ है जो बाकी ज़िलों में नहीं हो पाया, या फिर डेवलपमेंट के हिसाब से कौन सी कमियां हैं जोग्राफिकली, या फिर गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं कि आपका ज़िला है वो पीछे है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली हो, और उन प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सोल्यूशन आप सुझाते हैं। तो ये हमें एक अपने ज़िले की जो प्रोफाइल है ये हमें तैयार करनी होगी। उसके बाद कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका व्यक्तिगत प्रोफाइल के अंतर्गत प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, यानी वो फ्रेशर नहीं होते, वो पहले से कोई नौकरी कर रहे होते हैं या उन्होंने 2-3 नौकरियां करके और वो RAS के लिए या फिर किसी और भर्ती के लिए इंटरव्यू देने के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है उनके लिए कि आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ करके और इस नौकरी में क्यों आना चाहते हैं। अगर आपकी नौकरी ऐसी है जो मतलब C क्लास या D क्लास की नौकरी है या फिर B क्लास की नौकरी है तो आप A क्लास के लिए आ रहे हो, तो आपसे ये सवाल अक्सर नहीं पूछा जाता। लेकिन कई बार अभ्यर्थी जो है वो कॉरपोरेट से या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है और उसकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, तो हाई पेइंग जो सैलरी जॉब्स हैं उनको छोड़ करके सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं, उसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप अपना एक समुचित जवाब तैयार करके रखें। और उसके बाद आपका जो रोल था वो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या था, कि आपने काम को बहुत अच्छे तरीके से किया या फिर आपने केवल आगे परीक्षा की तैयारी के लिए हमेशा छुट्टी पर ही रहे, आपने अपने काम के साथ जस्टिस किया कि नहीं किया, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। फिर आप जिस फील्ड से थे उसमें अब वर्तमान में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या नई चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, कोई नवाचार सरकार ने किया है, या फिर कोई अगर आप प्राइवेट सेक्टर में थे तो वहाँ पर क्या नई चीज़ हुई है, क्या नए अप्रोचेज़ वहाँ पर अपनाए जा रहे हैं ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका फंक्शन स्ट्रक्चर क्या था, उसमें कौन सा काम कौन करता था, या फिर उसकी हायरार्की क्या थी, उसमें टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक कौन कौन से कर्मचारी या अधिकारी होते हैं, तो उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। जॉब कंटेंट के बारे में भी हमें थोड़ा, जो आपका प्रीवियस जॉब है उसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए, उसमें आपको क्या चैलेंजेस आए और उनके आपने क्या सोल्यूशन किए वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है वो टीचर है और RAS के लिए या फिर SI के लिए अपीयर होना चाहता है, तो उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे कि जैसे आप टीचर थे तो उसमें अलग अलग अप्रोचेज़ जो वर्तमान में चल रही है, जैसे CCE क्या होता है, या रमसा समसा SMC SDMC, ये चीज़ें क्या होती हैं, इनसे जो PTM होती है उसमें क्या होता है, राइट टू एजुकेशन क्या था उसमें, उससे किस प्रकार से हमारे संविधान में बदलाव हुआ और क्या वो ग्राउंड लेवल पे बदलाव करने में सक्षम हुआ है बच्चों की एजुकेशन की स्थिति में। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके जॉब से रिलेटेड सवाल हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने जो प्रीवियस जॉब है उसको ठीक से तैयार करें। अब अगला जो प्रश्न है वो आता है हॉबी को लेकर के। हॉबी को लेकर के लोगों के अलग अलग मत हैं। हॉबी हम तैयार करें या नहीं करें, कितनी हमें तैयार करनी चाहिए, या अगर हॉबी हम नहीं लिखते हैं तो उससे कोई नुकसान होता है क्या। तो हॉबी का जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा और
इस टॉपिक को लेकर के अलग अलग मत हैं। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप पहले से आपकी एक जॉब रही है और आप ये लिखते हो कि भी मेरी हॉबी है, तो मुझे नहीं लगता कि भी इसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि आप नौकरी के साथ साथ हॉबी कर पा रहे हो और फिर आप इस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब आप कोई भी काम है वो गंभीरता से नहीं कर रहे हो। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि भाई मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान कोई भी हॉबी कभी भी नहीं भरी है। तो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि हॉबी आपने नहीं भरी। आपसे जवाब मांगा जाएगा कि आपकी हॉबी क्यों नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं कि आप इस परीक्षा को लेकर के गंभीर थे, इसलिए आपको समय नहीं मिला, और ये परीक्षाएं हैं वो इतने लंबे समय तक चलती हैं, 2 साल 3 साल हमें टाइम लगता है। तो आप इसमें बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भाई हमें हॉबी डेवलप करने के लिए टाइम नहीं मिला। या फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई अभी इतना कुछ मैं क्लियर नहीं कर पाया कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, तो मैं अभी हॉबी पर नहीं जा रहा हूँ। यानी कि हॉबी नहीं देने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर आप गलत हॉबी भरते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है और उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाएंगे, तो फिर ये माना जाएगा कि आप इंटरव्यू बोर्ड को ब्लफ करने की कोशिश कर रहे थे और आपके नंबर काट दिए जा सकते हैं। तो अगर आपकी हॉबी सचमुच नहीं है कोई हॉबी, और आप हॉबी नहीं भरना चाहते हैं, तो आप उसमें उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि हमें जो हॉबी है उसमें आप ये भर सकते हैं कि भी मेरी कोई हॉबी नहीं है या मेरी नील हॉबी है। अब सवाल ये आता है कि जब आप डेफ भरते हो, जब आप आरपीएससी के द्वारा जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरते हो, तो उसमें हॉबी का कॉलम होता ही नहीं है। तो हॉबी आपसे कब भरवाई जाएगी? हॉबी आपका जब इंटरव्यू का दिन होता है तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें एक स्लिप होती है। उस स्लिप के अंतर्गत आपसे भरवाया जाता है आपकी हॉबी क्या है, वो आपको पेन से ही लिखनी होगी और इंटरव्यू वाले दिन ही लिखनी होती है। इसलिए आप इंटरव्यू के दिन तक आप ये टेंशन नहीं लें कि भाई मेरे को हॉबी भरनी है तो मैं कौन सी भरूं। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी रियली में कोई हॉबी है और आप उससे संबंधित जानना चाहते हैं कि हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, तो उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपको धन्यवाद।